हाय एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। ये क्लास बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है आपके लिए। जो आगे अपकमिंग एग्ज़ाम है एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम है उसके लिए मैंने ये क्लास प्रिपेयर करी है। और इस क्लास के अंदर हम 50 ईडियम्स एंड फ्रेजेस कवर करेंगे जो आपको जो अदर एग्ज़ाम है उसमें भी काफ़ी मदद करेंगे। अगर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें इंग्लिश सेक्शन में ईडियम्स एंड फ्रेजेस आपको पढ़ना है तो आप इस क्लास से स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि कितने ईडियम फ्रेजेस हमें एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने चाहिए, तो मिनिमम 500 ईडियम्स एंड फ्रेजेस हमें कवर करने होते हैं मिनिमम। अब उसकी शुरुआत हम 50 से कर सकते हैं। अगर आप इस तरह के 10 सेशन देखो तो आपके 500 ईडियम फ्रेजेस कवर हो जाएंगे। जब आप 500 ईडियम फ्रेजेस कवर कर लोगे तब आपको एक लेवल आपका सेट हो जाएगा कि आपको जब आप उसके बाद के इडियम फ्रेजेस कवर करोगे तो फिर वो रिपीट होंगे। मतलब आप किसी भी किताब को पढ़ोगे, किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करोगे तो आपको 500 में से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसको मैं प्रस्तुत करूंगा, प्रवीण भारती। और जैसे मैंने आपको बताया कि एक ही वीडियो के अंदर हम 50 इडियम फ्रेजेस इन अ वन गो, एक ही बार में 50 इडियम फ्रेजेस कवर करेंगे और आपको इस वीडियो से ही बूस्टअप मिल जाएगा कि हाँ, अब इडियम फ्रेजेस आपके कवर हो जाएंगे। सबसे पहला इडियम फ्रेज है एन आई फॉर एन आई। अब सबसे पहले इसको हम ये जानते हैं कि इडियम फ्रेजेस जो होते हैं वो क्या हमारी डेली लाइफ में भी हमें मदद करेंगे। अगर हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, लेकिन एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते रहो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप इनको जो डेली लाइफ है उसमें भी कुछ ऐसे इडियम फ्रेजेस हैं, ऐसे मुहावरे हैं, ऐसे कहावतें हैं जो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कभी बोल देते हैं और वो बात बिल्कुल सत्य बात होती है। अब थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू सारे इडियम फ्रेजेस कवर कराऊंगा। क्या तरीका रहेगा कि स्टार्टिंग में मैं आपको एक एक करके कवर कराऊंगा और इसका बीच में रिवीजन भी करेंगे। रिवीजन कैसे होगा? मैं आपको हर 5 ईडियम के बाद आपको 5 का रिवीजन कराऊंगा और अंत में आपको मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये 50 में से हर किसी को मिनिमम 30 तो आपको याद होंगे। अगर आप इसको गौर से देखते हैं, गौर से सुनते हैं इस पूरी वीडियो को, तो आपको एक ही वीडियो के अंदर अंत तक आपको 50 ईडियम फ्रेजेस कवर हो जाएंगे जो आपको एग्जाम में तो मदद करेंगे, उसके साथ साथ डेली लाइफ में भी इनको आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो सबसे पहला इडियम फ्रेजेस है एन आई फॉर एन आई। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि एक आंख के बदले दूसरी आंख नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब होता है टीट फॉर टैट, और इसको हिंदी में बोलते हैं जैसे को तैसा। अब एग्जाम में एक इडियम ये डायरेक्ट भी आ सकता है या किसी सेंटेंस के बीच में अंडरलाइन करके एन आई फॉर एन आई लिखा हो सकता है और इसके लिए 4 सिचुएशन देगा। अब आपको वो चारों सिचुएशन, जो 4 स्टेटमेंट होगी, उसमें आपको देखना है कि किसका मतलब जैसे को तैसा है। अब जैसे को तैसे का मतलब होता है कि हम सोचते हैं कि अगर हमें रेस्पेक्ट चाहिए तो हमें रेस्पेक्ट देनी होगी। कोई कहता है कि ये मेरी रेस्पेक्ट नहीं करता है, तो आपने बहुत बार सुना होगा कि क्या आप उसकी रेस्पेक्ट करते हो? तो अगर आपको रेस्पेक्ट चाहिए तो आपको रेस्पेक्ट देनी होगी। इसको बोलते हैं जैसे को तैसा। और एग्जांपल समझ सकते हैं कि एक बंदा, एक पर्सन बहुत ज्यादा दुष्ट कैटेगरी का है, इविल है, वो हर किसी के साथ बुरा करता है और अंत में अगर उसके साथ बुरा हो जाता है कुछ, तो तब लोग क्या कहते हैं कि ये तो बुराई था, इसके साथ जैसे को तैसा हुआ। तो आप इससे इसको समझो, पहला इडियम है एन आई फॉर एन आई, जिसका मतलब होता है जैसे को तैसा। सेकंड नंबर का इडियम है एन 6 एंड 7। क्या इसका मतलब 6 और 7 है? नहीं, इसका मतलब होता है इन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर। फिर से इसको समझो, पहले को मैंने समझा दिया है, सेकंड पर आए हैं। धीरे धीरे करके जब हम 5 कर लेंगे, 5 का रिवीजन करेंगे और आप मुझे बताना अंत में कि 50 में से आपको कितने याद हुए इस वीडियो के माध्यम से। तो एट 6 एंड 7 का मतलब क्या है? तितर बितर अस्त व्यस्त। सिचुएशन में आपको बताता हूं कि जैसे आपका रूम है और आपने की जो बुक्स हैं, आपकी जो बुक्स हैं वो एक अरेंजमेंट में रखी हुई हैं
तो उसको बोलते हैं एप्पल पाई ऑर्डर। मतलब आपने आपके जो कपड़े हैं, जो आपकी बुक्स हैं, जो आपके कमरे के अंदर जो भी सामान है, उसको आपने तरीके से रखा है, बिल्कुल जहाँ जो जगह जिसकी है उसको आपने वहीं पर रखा है, बिल्कुल सही ऑर्डर में, इन अ करेक्ट ऑर्डर। तो उसको क्या बोलेंगे? एप्पल पाई ऑर्डर। लेकिन अगर उसके विपरीत अगर हम जाते हैं, और अगर 6 का मतलब होता है कि उसके बिल्कुल विपरीत, आपकी किताबें बिल्कुल बिखरी हुई हैं, आपके क्लोथ्स बिखरे हुए हैं, आपका जो सामान जहां पर होना था वो वहां पर नहीं है, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं एट 6 तो किसी सेंटेंस में 6 आता है तो उसका मीनिंग क्या होगा? तितर बितर अस्त व्यस्त डिसऑर्डर। नंबर 3, ये तो बड़ा आसान है। ए फिश आउट ऑफ वाटर। ए फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है कि बेचैन स्थिति, हमारे कंफर्ट जोन से कोई चीज बाहर चली गई जिसको हम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कहते हैं ना कि पानी से मछली को बाहर निकाल देंगे तो कैसी वो मरी जाएगी, सिचुएशन उसके लिए कैसी हो जाएगी? उसके लिए सिचुएशन हो जाएगी अनकंफर्टेबल सिचुएशन, उसके लिए हो जाएगी। तो ए फिश आउट ऑफ वाटर हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कहीं सेंटेंस में लिखा है, इसका मतलब होगा कि अनकंफर्टेबल पोजीशन है, सिचुएशन है। बेचैन जिसको बोल सकते हैं कि भाई बेचैनी की अवस्था है, फिश आउट ऑफ वाटर। नंबर 4, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। अब ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ये एप्पल वाले, मतलब एप्पल पाई ऑर्डर, मैंने आपको अभी बताया ना, एप्पल पाई ऑर्डर, उसको कहीं कॉपी में नोट कर लो, एप्पल पाई ऑर्डर, क्योंकि अगर बीच में आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है बिल्कुल सही तरीके से कोई सामान रखा है, बिल्कुल करेक्ट मैनर में। यहां पर लिखा है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, जिसका मतलब होता है कोज ऑफ क्वारलर या डिस्प्यूट। एग्जाम्पल समझते हैं। अगर किन्हीं दो पर्सन में लड़ाई हो रही है, कोई झगड़ा हो रहा है, कोई आर्ग्यू हो रहा है, वो कर रहे हैं आपस में, तो हम पूछते हैं ना भाई क्या बात है, आप क्यों लड़ाई कर रहे हो, किस कारण से आप बहस कर रहे हो? तो जो कारण होता है ना, मैटर ऑफ डिस्प्यूट, जो झगड़े का कारण होता है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इतनी क्यों लड़ाई रहती है, डिस्प्यूट क्यों रहता है, कोई एक मुद्दा कमेंट सेक्शन में बताओ जरा। कश्मीर, बिल्कुल रहता है ना डिस्प्यूट। तो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया कि जो मैटर ऑफ डिस्प्यूट होता है, जो मुद्दा जिसके कारण लड़ाई हो रही होती है, उसको बोलते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। झगड़े की जड़ क्या है? बहुत बार हमने खुद से भी बोला होगा। 5वां, ए डार्क हॉर्स। एक डार्क हॉर्स, ए डार्क हॉर्स जिसका मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जिसकी कैपेबिलिटी आप नहीं जानते। कैसे? कि जैसे कि कह सकते हैं कि भाई एक बार एक रेस हो रही है या फिर एक कंपटीशन हो रहा है, लेकिन कुछ उसमें से ऐसे पर्सन है जिसकी आपने काबिलियत कभी देखी नहीं है, तो उसको बोलोगे ये डार्क हॉर्स है, कुछ भी हो सकता है, अननोन कैपेबिलिटी है, इनको कभी हमने खेलते हुए नहीं देखा है। तो ऐसे पर्सन जो एक कॉम्पिटिटर ऑफ अननोन कैपेबिलिटी और स्किल, जिसकी स्किल को आप नहीं जानते हो, तो क्या बोलेंगे? अप्रत्याशित विजेता। भाई कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा और हम एग्जाम्पल समझें, जैसे आप ही किसी क्लास में पढ़ते हो और एक ऐसा पर्सन फर्स्ट आ जाए जिसकी उम्मीद ना हो, मतलब कि जैसे हमने समझा था कि ठीक है, राजू जो है वो फर्स्ट आना था, सबको पता है कि वो बड़ा होशियार है, लेकिन इस बार क्या हुआ कि किसी बी पर्सन ने बहुत तैयारी करी और वो उसने अपनी स्किल को बहुत इंप्रूव किया और वो फर्स्ट आ गया, तो क्या कहोगे? डार्क हॉर्स, ऐसी कैपेबिलिटी किसकी जिसको हम नहीं जानते हैं। तो आई होप आपको सब चीजें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए इसका करते हैं रिवीजन। टाइम टू रिवीजन। सबसे पहले मैंने आपको कराया है ना, आई फॉर एन आई। इसका मतलब क्या है? सोचो। इसका मतलब क्या है? जैसे को तैसा। अगर आपको चीजें समझ में आनी स्टार्ट होगी कि मैं किस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं, मैं कोशिश करता हूं कि आपको इसी वीडियो के अंदर 50 के 50 याद करा दूं। तो अभी इन्हें 5 करें। सबसे पहला है ना, आई फॉर एन आई, जिसका मतलब होता है जैसे को तैसा। नेक्स्ट, एट 6 सोचो, इसका मतलब है अस्त व्यस्त। और इसी के साथ मैंने दूसरा इडियम क्या बताया था कि सुव्यवस्थित, अगर कोई चीज है ऑर्डर में है तो उसको बोलेंगे एप्पल पाई ऑर्डर। 3, ए फिश आउट ऑफ वाटर, बहुत आसान है, बेचैन स्थिति। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े का कारण, मैटर ऑफ डिस्प्यूट। नंबर 5, ए डार्क हॉर्स, मतलब कि
अप्रत्याशित विजेता मतलब ऐसा पर्सन जिसकी कैपेबिलिटी को आप नहीं जानते, अननोन कैपेबिलिटी। तो मैंने इसके उदाहरण भी बताए, आपको सिचुएशन बताई हैं। आई होप आपको 5 समझ में आ गए होंगे। ओके, मुझे लगता है आपको समझ में आ गए होंगे। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कहीं पर नोट कर लो। मैंने क्या बताया आपको, 500 याद करने हैं। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीएचएसएल की जो आगे एग्जाम हो गया, फिर सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो कितने आपको पहले याद करने हैं। मतलब आपको 500 का एक एम बनाकर चलो कि आपको 500 याद करने हैं। 50 आज याद हो जाएंगे। इस तरह की अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे कि सर इस तरह की और वीडियो हमें प्रोवाइड करो, तो इस तरह की 10 वीडियो में आपको 500 याद हो जाएंगे। उसके बाद फिर आप किसी किताब से पढ़ना स्टार्ट करो। ये जो 50 मैं आपको करा रहा हूँ, कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेंगे। जब आपको मिलेगा तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपको बूस्ट होगा जो कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये हमारी पढ़ी हुई चीज है। ठीक है, कहीं किताब में, किसी न्यूज़पेपर में आपको जरूर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, अगला हमारा ईडियम है ए मैन ऑफ स्ट्रो। फिर से मैंने कहा था कि कुछ थीम बेस्ड ईडियम भी होते हैं। जैसे एप्पल से रिलेटेड आपको 2 याद हुए, एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, जैसे ये मैन ऑफ स्ट्रो। तो इस तरह का एक और होता है। मैं आपको, ये नहीं कि मैं आपको रटवा रहा हूँ चीजें, मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैन ऑफ स्ट्रो एक होता है मैन ऑफ लेटर्स। एक शब्द के बदल जाने से इसका पूरा मीनिंग बदल जाएगा। और इसके अलावा तीसरा अगर हम कहें तो ये मैन ऑफ वन वर्ड्स, मैन ऑफ वर्ड्स। तो यहां पहले इसको समझते हैं। ये मैन ऑफ स्ट्रो का मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जिसकी बात कोई सुनता नहीं है, मतलब उसकी कोई पावर नहीं है। मैन विद नो वॉइस और विल ऑफ हिज ओन, मतलब कि मामूली पर्सन या अभावग्रस्त व्यक्ति जिसकी कोई बात सुनता नहीं है, उसको बोलेंगे मैन ऑफ स्ट्रो। लेकिन अगर स्ट्रो के प्लेस पे आ जाए मैन ऑफ लेटर्स, तो उसका मतलब हो जाएगा लेटर्स, कह सकते हैं जो एरुडाइट पर्सन है, जो एक कवि है, जो लेखक है, जो विद्वान पर्सन है, उसका मीनिंग ये हो जाएगा मैन ऑफ लेटर्स का। समझ पा रहे हैं? आराम से समझो, रिलैक्स। 5 करा दिए, 5-5 के सेगमेंट में हम चीजों को कर रहे हैं। नेक्स्ट दिया ये ब्लैक शीप। अब इसका मतलब ये कतई भी नहीं है कि इसका मतलब काली भेड़ है, नहीं। अभी हमने इसी तरह का पढ़ा था ना, एक डार्क हॉर्स। तो इस तरह के एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ब्लैक शीप का मतलब होता है बदनाम व्यक्ति, अनलकी पर्सन, मतलब कि कह सकते हैं कि एक ऐसा पर्सन जिसके आने से हमारी टीम हार गई। तो क्या सकते हैं, भैया तुम तो हमारे लिए अशुभ व्यक्ति हो, जब से तुम आए हो हमारे साथ बुरा ही हुआ है। तो अनलकी पर्सन कह सकते हैं ये ब्लैक शीप को। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। नंबर 8, एट अ स्टोन्स थ्रो। एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है कि जब किसी मकान, किसी दुकान, किसी इंस्टीट्यूट या फिर कोई भी चीज जो आपके बहुत पास है, जो बहुत नजदीक, ऐसा नहीं कि बिल्कुल 1 सेकंड की दूरी पर या फिर 1 मीटर पर, नहीं। मतलब कि आप किसी सड़क पर खड़े हो, आपसे किसी ने पूछा कि भाई मुझे रेलवे स्टेशन जाना, रेलवे स्टेशन बहुत पास है, 50 मीटर 100 मीटर है, तो आपको क्या एट अ स्टोन्स थ्रो, भाई यहीं पर आप पैदल जा सकते हो। उसके लिए आपको किसी व्हीकल की जरूरत नहीं है, किसी ऑटो नहीं करना है आपको, मतलब पास ही है। एट अ स्टोन्स थ्रो, ये तो बिल्कुल बगल में ही है, ऐसे भी बोल देते हैं। तो क्या मतलब हुआ, एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, कोई चीज बहुत पास है, एट अ स्टोन्स थ्रो। समझ में आ रहा है? ठीक है, स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ठीक है जो सर हैं वो हमें बहुत धीरे धीरे समझा रहे हैं, तो आप स्पीड को बढ़ा सकते हो। ठीक है, क्योंकि हर किसी को देखते हुए वीडियो बनाई जाती है कि हाँ उसको समझ में आए। अगर बिल्कुल स्पीड बिल्कुल सही है तो आप इसको इस तरह से सुनते रहो। अगर आपने एक बार पूरी वीडियो देख ली है तो मैं क्या करूंगा, इसमें सेगमेंट बना दूंगा। इस वीडियो में आप इजीली डिटेक्ट कर पाओगे कि कहाँ से कौन सा नंबर है, 1 से 5, 6 से 10, इस तरीके से मैं बना दूंगा। ठीक है, ये समझ में आया? एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत ही कम दूरी, एट अ शॉर्ट डिस्टेंस बोल सकते हैं, एट अ स्टोन्स थ्रो। नंबर 9, टू एड अ न्यू फेदर इन वंस कैप। किसी टोपी के अंदर एक पंख लग जाना, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब होता है कि जब कोई भी पर्सन, किसी ने कोई उपलब्धि हासिल करी है, जैसे आप किसी का भी, जैसे सचिन तेंदुलकर, उन्होंने एक के बाद एक के बाद एक उन्होंने अपने नाम रिकॉर्ड किए। तो उसको बोल सकते हैं कि जब एन अनकम्प्लिशमेंट ऑफ अचीवमेंट, आपने एक के बाद एक
महारत हासिल करी है। जैसे कह सकते हैं भाई इस बार मैंने ये चीज़ जीत ली है, मैंने ये कंपटीशन जीत लिया, मैंने ये वाला एग्जाम पास लिया। आप अगर आप अपने आप को रिलेट करो कि किसी पर्सन ने, किसी स्टूडेंट ने एक एग्जाम पास किया था अभी 1 महीने पहले और उसने दूसरा एग्जाम भी पास कर दिया, तो क्या होगा? टू एड अ न्यू फेदर इन वंस कैप, उसने एक और उपलब्धि अपने नाम कर लिया। इसका मतलब ये होता है न्यू फेदर इन वंस कैप, नई उपलब्धि हासिल कर लेना, अपने नाम कर लेना, कोई नया सम्मान। नंबर 10, टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड या एक्स टू ग्राइंड। इसका मतलब होता है कि अपना स्वार्थ निकालना। मतलब कि आप किसी जगह पर तब तक हो जब तक आपका स्वार्थ, मतलब कि कह सकते हैं कि सेल्फिश मोटिव, की किसी काम को करने का या किसी बात को कहने का, किसी के साथ रहने का, उसका कोई उद्देश्य है, और वो जब उद्देश्य खत्म हो जाएगा वो चीज़, वो वहां से चला जाएगा, उस काम को करना बंद कर देगा। सेल्फिश मोटिव होना, स्वार्थी प्रवृत्ति के व्यक्ति जो होते हैं उनका यही मतलब रहता है, टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड। समझ में सबको आया? ठीक है, टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड की अपना मतलब निकालना, मतलबी पर्सन बोलता है अपना मतलब निकालना। चलो फिर टाइम टू रिवीजन, फिर से रिवीजन करते हैं इसको। देखो जरा, ए मैन ऑफ ट्रो, क्या बताया था? ए मैन ऑफ ट्रो, जिसकी कोई बात सुनता नहीं है, अभावग्रस्त व्यक्ति। नंबर 7, जिसका मतलब होता है ब्लैक शीप, मतलब होता है, क्या बताया था? सोचो जरा इसको, आपको रिकॉल करना है सब चीजों को। ये ब्लैक शीप का मतलब होता है, इसका मतलब काली भेड़ नहीं है। जल्दी से सोचो जरा, इसका मतलब होता है अनलकी पर्सन, अशुभ व्यक्ति। नंबर 8, एट अ स्टोन्स थ्रो, कोई चीज बहुत पास है, कोई चीज बहुत पास, एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। टू एड अ न्यू फेदर इन वंस कैप, एक नई उपलब्धि हासिल कर लेना। नंबर 10, टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड, मतलब कि अपना स्वार्थ निकालना, सेल्फिश मोटिव। आई होप आपको 10 समझ में आए होंगे। तो अब हम थोड़ा सा स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। नंबर 11, एट अ स्नेल पेस। अब जैसे कि अगर मैं स्पीड से पढ़ा रहा हूं आपको, बहुत स्पीड से, मेरा इससे मतलब नहीं है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो फिर क्या, मतलब वाला एक इडियम मैंने आपको बताया है ना अभी, एक्स टू ग्राइंड वाला। और मैं अगर बहुत ही धीरे पढ़ा रहा हूँ, मतलब बहुत इतना स्लो कि 1 घंटे में मेरे 10 ही हो पाए, तो उसको बोलते हैं एट अ स्नेल पेस। ये जो इडियम आप देख रहे हो ना अभी, इसका मतलब यही है, स्नेल पेस, गति ऐसी जो बहुत ज्यादा धीरे है, वेरी स्लो, सॉरी, समझ में आया आपको? वेरी स्लो, कि जैसे कि किसी चीज, आप अपनी इसको डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हो कि कोई भी चीज आपको लग रहा है कि बहुत स्लो है, तो उसको क्या बोलोगे? एट अ स्नेल पेस। लेकिन कोई चीज बहुत ज्यादा स्पीड में है, तो एक ईडियम अभी आएगा, लीप्स एंड बाउंड। लीप्स एंड बाउंड्स, जिसका मतलब होता है रैपिड पेस, बहुत ज्यादा तीव्र गति से। तो आपको इस तरह की भी चीजों को ध्यान रखना है कि अच्छा ये आ गया तो हम इसका मतलब ये समझेंगे। इसके विपरीत दूसरा भी ईडियम होता है कि भाई ठीक है, बहुत धीरे का मतलब क्या होता है? स्नेल पेस। लेकिन बहुत तेज का मतलब क्या होता है? उसको बोलेंगे लीप्स एंड बाउंड। नंबर 12, ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको, एप्पल पाई ऑर्डर। कब बताया था? ये एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड के साथ में मैंने इसको बताया था। अगर इसको सोचो, क्या मतलब था इसका? इसका मतलब है द स्टेट ऑफ बीइंग वेरी केयरफुली एंड नीटली अरेंज। कोई चीज जब सुव्यवस्थित तरीके से रखी हुई है, उसको बोलेंगे एप्पल पाई ऑर्डर। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसमें ज्यादा समय नहीं लूंगा। नंबर 13, टू एड फ्यूल टू फायर। शायद ये भी आपने कभी ना कभी सुना होगा कि आग में घी डालने का काम करना, मतलब कि किसी सिचुएशन को, किसी स्थिति को बहुत ज़्यादा भड़का देना। ठीक है, तो हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि ठीक है, कि घर में, मैं बहुत बार ये वाला एग्जाम्पल देता हूँ कि घर में क्या हुआ कि पिताजी आपको डांट रहे हैं, ठीक है, वो किसी बात पर डांट रहे हैं, और उस समय जो माता जी है उन्होंने वो सही समय चुना कि ठीक है, इसकी और गलतियों के भी मैं बता देती हूँ, तो उसके साथ बता दे कि अच्छा इसने ये भी करा है। तो उस समय जो माता जी कर रही हैं, तो वो क्या होगा? ऐड फ्यूल टू फायर, कि आपको डांट पड़ रही है तो आपको और डांट मिलनी शुरू होगी, क्योंकि आपको, आपके लिए उन्होंने बताया कि इसने ये भी काम किया है, इसने ये भी गलत किया है। तो उस समय क्या हुआ? पिताजी तो डांट रहे हैं, ठीक है, तो माता जी ने आग में घी डालने का काम किया, टू ऐड फ्यूल टू फायर। अक्सर ऐसा आपने सुना होगा। या फिर आपको डांट पड़ रही है, आपकी सिस्टर ने कोई बात बोल दी जो आपको नहीं बतानी चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन को रिलेट करो, टू ऐड फ्यूल टू फायर।
किसी स्थिति को और बदतर बना देना। नंबर 14, एट डैगर्स ड्रोन। ये एग्जाम में कई बार आया है। एट डैगर्स ड्रोन का मतलब होता है कट्टर दुश्मनी। अब कट्टर दुश्मनी को कैसे समझे? वेरी अनफ्रेंडली में, जैसे कि आप किसी से बिल्कुल उसको देखना पसंद नहीं करते, आप उसको उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते हो, तो वो क्या होगा? एट डैगर्स ड्रोन, होस्टाइल। जैसे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आप अपने आसपास देखते होंगे भाई, ठीक है, ये तो कट्टर दुश्मन है आपस में, तो वेरी अनफ्रेंडली, एट अ डैगर्स ड्रोन। डैगर्स ड्रोन, होस्टाइल, क्या बोलेंगे उसको? कि बिल्कुल ये तो मित्र कभी बन ही नहीं सकते हैं, हमारी दोस्ती कभी हो नहीं सकती है, बिल्कुल कट्टर, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, तो एट डैगर्स ड्रोन उसको। नंबर 15, ए बार्किंग डॉग शेल्डम बाइट्स। इसका मतलब क्या है? कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ए बार्किंग डॉग शेल्डम बाइट की अक्सर ये आपने काफी बार सुना भी होगा कि जो बोलते रहते हैं वो कुछ करते नहीं है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, तो ये वो वाला है ए बार्किंग डॉग शेल्डम बाइट्स की। ए पर्सन, एक व्यक्ति, हु रीडली थ्रेटन अदर्स, किसी को हमेशा डांटता रहता है, उसको हमेशा धमकाता रहता है, लेकिन पीपल डजंट ऑफन टेक एक्शन, सॉरी, वो कभी एक्शन लेता नहीं है, मतलब कि ये तो बोलता बोलता रहता है, कुछ करता नहीं है, तो ये बार्किंग डॉग शेल्डम बाइट्स। नेक्स्ट, टाइम टू रिवीजन। चलिए जल्दी से इसका रिवीजन करते हैं। 11 नंबर का था स्नेल पेस, मतलब कि बहुत ही धीमी गति। स्नेल पेस, मध्यम मध्यम, बहुत धीरे से। 12 नंबर पर दिया है एप्पल पाई ऑर्डर, मतलब कि कोई चीज बहुत ज्यादा सुव्यवस्थित है, बिल्कुल वो अरेंज है बिल्कुल। और एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या था? झगड़े का कारण। 13, टू ऐड फ्यूल टू फायर, जिसका मतलब होता है आग में घी डालना। 14, एट डैगर्स ड्रोन। मैं फिर भी इसको बोल रहा हूँ आपको बार बार इसको, कि जो मैं आपको प्रेशर दे के कोई चीज़ बोल रहा हूँ उसको अच्छे से कहीं पर नोट कर लो, उस पर टिक मार्क कर लो कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे ही मैंने वो लिए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ अभी एग्जाम में पूछे गए हैं रिसेंटली, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं। एट डैगर्स ड्रोन मतलब कट्टर दुश्मनी, कट्टर दुश्मनी, बिटर एनिमिटी, ठीक है। होस्टाइल, होस्टाइल काफी अच्छा शब्द है वोकैबुलरी से रिलेटेड। ए बार्किंग डॉग शेल्डम बाइट्स, मतलब जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, इसका मतलब ये है। तो 15 हमने कर लिए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। थोड़ा सा स्पीड को और बढ़ाते हैं, और आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, अगर आपको कोई भी इडियम में लगता है कि हाँ इसका मतलब कुछ और हो सकता है, इसको और अच्छे तरीके से मैं समझा सकता हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 16, ऑल एट सी। अब सी मतलब क्या है? समुद्र। सब के सब समुद्र में फंस गए हैं, चारों तरफ कुछ नहीं दिख रहा आपको। अब ये सिचुएशन कैसी है कि आप समुद्र में फंस गए हो, चारों तरफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, और कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि किस तरफ आपको जाना है, तो ऐसी सिचुएशन को क्या बोलेंगे? ऐसी सिचुएशन को बोलेंगे कंप्लीटली कंफ्यूज्ड, कि आप पूरी तरह से चीज को भूल चुके हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। तो ऐसी सिचुएशन, कैसी सिचुएशन? पूर्ण रूप से भ्रमित, किया मुझे बिल्कुल भी समझ में कुछ नहीं आ रहा, तो उसको बोलते हैं, उसके लिए ईडियम होता है ऑल एट सी। समुद्र में सब लोग, ये केवल समझाने के लिए एक मैंने कहानी क्रिएट करी, एक एग्जाम्पल आपको दिया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ईडियम दिया है अकेलीज हिल। अकेलीज हिल, मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन भी ऊपर लिखा है, आप इसको इस तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हो, अकेलीज हिल, जिसका मतलब होता है वीक पॉइंट। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई वीक पॉइंट है आपका, कोई सब्जेक्ट जो आपको कम समझ में आता है, आपके नंबर उसमें कम आते हैं, तो वो आपके लिए वर्नरेबल पॉइंट है। उस चीज को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। आपकी वीकनेस क्या है? जैसे मैथ्स आपको कम आता है, आपको समझ में नहीं आता, तो मैथ आपका वीक पॉइंट है। ओके, तो ये बात समझ में है आपको? जो वीक पॉइंट है, जो आपके शॉर्ट कमिंग्स है, जिसमें आपको डर लगता है, इसको बोलेंगे कमजोर पहलू। जो चीज जिसमें आप, कि हाँ आपको लगता है कि ये चीज मेरी वीक है। नेक्स्ट, एसिड टेस्ट। अब ये ऐसा टेस्ट होता है, मतलब कि इसको अग्नि परीक्षा बोलते हैं, कि ट्रू टेस्ट फॉर द वैल्यू ऑफ समथिंग। जैसे कोई आप मोबाइल लेने के लिए गए हो, तो मोबाइल अब लेने जाओगे तो उसका एसिड टेस्ट तो करोगे ना, मतलब कैसे? उसका कैमरा चेक करोगे, उसमें रैम चेक करोगे, उसका
हर चीज आप उसकी नोट करोगे कि हाँ ये आप फोन क्यों लो। उसका एसिड टेस्ट का मतलब होता है उसकी वैल्यू पता करने के लिए, द ट्रू टेस्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ समथिंग। या किसी पर्सन के लिए भी कि आपको पता करना है कि भाई ये मेरा पक्का दोस्त है कि नहीं। पक्का दोस्त मतलब कि ये आपका फास्ट फ्रेंड है कि नहीं है, कि मैं इस पे विश्वास करता हूँ। तो आप उसकी एसिड टेस्ट कर सकते हो, कोई ऐसी बात उसे बोल सकते हो, या फिर आप कोई भी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हो जिसका वैल्यू का पता चले, चाहे वो पर्सन है चाहे कोई वस्तु है। ठीक है, आप इजीली इसको समझ सकते हो। उसको बोल देंगे अग्नि परीक्षा, कठिन परीक्षा किसी चीज की। 19, अराउंड द क्लॉक। अराउंड द क्लॉक का मतलब होता है कि कोई भी दुकान है, कोई भी चीज है, वो 24 घंटे चल रही है। मतलब कि उसको क्या बोलेंगे, लगातार, विदाउट स्टॉपिंग। कि भाई कोई दुकान है ये तो 24 घंटे खुलती है, बंद ही नहीं होती है। ये काम है, ये 24 घंटे काम ही करता रहता है। तो विदाउट स्टॉपिंग उसको बोलेंगे अराउंड दी क्लॉक, 24 घंटे, पूरा समय, लगातार, बिना रुके, क्या बोलेंगे, अराउंड दी क्लॉक। अराउंड दी क्लॉक उसको बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। देखो, हमारे साथ ये हो जाता है कि जब हम कभी कोई चीज नहीं पढ़ते हैं, आपको पता है कि ठीक है ईडियम फ्रेजेस मुझे कवर करने ही करने हैं, कहाँ से पढ़ूं? तो इस वीडियो से अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो उसमें इस वीडियो को लगातार देखो। जब आप इसको देखते रहोगे, मैं इसमें आपको ट्रिक भी बता रहा हूँ, सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ, आपको रिवीजन भी करा रहा हूँ। तो अगर आप इस वीडियो से, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अगर 50 में से आपको 20 भी याद रहे इस वीडियो के बाद में, तो अगर आप इस वीडियो को दोबारा देखोगे, इसकी स्पीड को बढ़ाकर देखो। मैं इसमें सेगमेंट दूंगा कि जब आप वीडियो देखो तो आपको पता चले कि अच्छा 1 से 5 तक इतना है, 6 से 10 तक इतना है। मैं इसको इजिली इसको ब्रेक कर दूंगा इस वीडियो को। ठीक है, एक ही वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर का ईडियम दिया है, बैक द रॉन्ग हॉर्स। बैक टू द रॉन्ग हॉर्स, जिसका मतलब ये होता है कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ हो जो गलत व्यक्ति है। मतलब कि टू सपोर्ट समवन और समथिंग दैट कांट विन और सक्सीड। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि आपको पता नहीं कि भाई कौन सही है कौन गलत है, और आप किसी का साथ दे रहे हो कि मैं तो उसके साथ हूं, लेकिन किसी ने कहा कि भाई तुम गलत व्यक्ति के साथ हो। बैक द रॉन्ग हॉर्स, बैक टू द रॉन्ग हॉर्स, कि आप किसी गलत व्यक्ति के साथ हो, लेकिन आपको पता नहीं, दूसरे को पता है, उसने उसको परखा है, उसको जाना है। तो किसी गलत व्यक्ति का सपोर्ट करना, टू सपोर्ट समवन और समथिंग दैट कांट विन और सक्सीड, जो जीत नहीं सकता है। आप किसी गलत व्यक्ति के साथ सपोर्ट में हो। चलिए, समझ में सबको आया? आगे बढ़ते हैं। टाइम टू रिवीजन, अब जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। तो 16 हमने किया था, ऑल एट सी, समुद्र में स्थिति बताई थी ना, पजल्ड हो जाना। ऐसे भी आ सकता है पजल्ड। मैंने क्या कहा, एग्जाम में 4 ऑप्शन आएंगे। स्टेटमेंट हो सकती है जिसमें कहीं ना कहीं उसका मतलब क्या होगा, कंफ्यूजिंग होगा, उसमें पजल लिखा होगा तो इसका मतलब ही यही है। ये किसी सेंटेंस के बीच में अंडरलाइन करके दिया होगा, तो आपको समझना है। जब मैं आपको पढ़ा दूंगा तो अब मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले 500 याद तो कर लो। चलो 500 नहीं, आप 200 तो याद कर लो। तो इस तरह की अगर आपको वीडियोस और नीड होगी, आपको लगे कि हाँ हमें इससे समझ में आया, तो इस तरह की हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम 51 से 100 तक कवर कर देंगे, उसमें भी 50 करेंगे, तो 100 आपको याद हो जाएगा। फिर आप इजीली शुरुआत कर सकते हो। ठीक है, और आपको क्या टारगेट सेट करना है, 500 का सेट करना है। 16, इसका मतलब मैंने आपको बताया था, इसका मतलब है कमजोर पहलू, कोई चीज आपकी वीक है। एसिड टेस्ट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कठिन परीक्षा लेना किसी चीज की, ट्रू टेस्ट लेना किसी चीज का। मोबाइल का मैंने आपको एग्जांपल दिया, इजीली समझ सकते हो। अराउंड द क्लॉक, इन चारों में ये सबसे जरूरी है, अराउंड द क्लॉक। कई बार एग्जाम में आया भी है। अराउंड द क्लॉक का मतलब होता है 24 घंटे लगातार, विदाउट स्टॉपिंग, कोई चीज हो रही है, कोई दुकान खुली हुई है, अराउंड द क्लॉक। जैसे कि जो रेलगाड़ी है, जो इंडियन रेलवेज है, 24 घंटे आपको कोई ना कोई ट्रेन मिलती रही। आपको, आपका एग्जाम है किसी भी समय, आप कभी भी देखो ट्रेन आपके लिए अवेलेबल रहेगी अराउंड द क्लॉक। नंबर 20, बैक टू द रॉन्ग हॉर्स। बैक द रॉन्ग हॉर्स, किसी गलत व्यक्ति, ऐसे पर्सन का सपोर्ट करना जो जीत नहीं सकता है। बैक टू द रॉन्ग हॉर्स, बैक द रॉन्ग हॉर्स उसको बोलते हैं कि आप किसी गलत पर्सन के साथ हो। आई होप आपको 20 समझ में आई होंगे। अगर आपको लग रहा है कि 50 मेरे लिए बहुत ज्यादा है, वीडियो को आधी देख लो, 25 तक देख लो, कॉपी में नोट कर लो, फिर बाद में इसको पूरा कर दो। ठीक है, लेकिन इसको, मेरा मानना यही है, मेरी सलाह आपके लिए है कि आप इस वीडियो को अगर आप शुरू कर रहे हो तो उसको पूरा देखो। 50 में से 15 भी याद होंगे,
20 भी याद होंगे, जितने भी याद हों उसको लिख लो, रिकॉल करना उसको। अगर आप लिखना भी नहीं चाहते तो उसको रिकॉल करने की कोशिश करो, मैं इसलिए रिवीजन करा रहा हूं। नंबर 21, ठीक है, इसका मतलब है बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, इसका मतलब यह होता है कि दो कठिन परिस्थिति के बीच में होना। बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब आप ये भी नहीं कर सकते हो, आप ये भी नहीं कर सकते हो। इसके लिए मैंने एक फनी सिचुएशन क्रिएट करी थी, और बच्चों को जब मैं पढ़ाता हूँ तो अक्सर ये फनी सिचुएशन में बताता हूँ। कैसे कि एक पर्सन है, मतलब एक स्टूडेंट है, एक बच्चा है जिसका नाम कुछ भी ABC कुछ भी रख लो आप, उसको वो किसी पार्टी में गया, ठीक है, वो पार्टी में गया, वो घर आया, वो बहुत लेट हो गया, उसको पता है कि घर जाके डांट पड़नी पड़नी है। अब घर जैसे ही दरवाज़ा खोलेगा, पिताजी जो है उसके लिए ज्ञान दे लेके खड़े हुए हैं कि ठीक है उसको ज्ञान मिलेगा आज, समझ लो कि पिटाई होगी उसकी। उसको पता है गेट खोलते ही, लेकिन हुआ ये अंदर जाने से भी वो डर रहा है, और बाहर खड़ा है तो बारिश शुरू हो गई। तो एक कठिनाई क्या, एक प्रॉब्लम क्या, बारिश, और एक प्रॉब्लम क्या, अंदर जो वेट करे लेकिन। और वो किस सिचुएशन में फंसा हुआ है, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, कि बाहर जाए तो पूरा भीग जाए, तबियत खराब हो जाए, अंदर जाए तो फिर भाई उसको ज्ञान मिलेगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन बोल सकते हो। या फिर आप किसी और सिचुएशन में, कैसे कोई भी सिचुएशन में आपको कभी ऐसा आपको लगा हो कि हाँ मैं तो पूरी तरह से घिर गया हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मैं ये भी नहीं कर सकता, मैं वो भी नहीं कर सकता, तो वो सिचुएशन को बोलते हैं बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। दुविधा में होना, दो मुसीबतों के बीच में फंसा होना बोल सकते। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर जिसका मतलब ये होता है कि एक जैसे होना। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर का मतलब होता है कि व्यक्ति जो जिनके विचार आपस में मिलते हैं, जो काम एक जैसा करते हैं। पीपल ऑफ द सेम आइडिया, जिनके विचार आपस में मिल रहे हैं, एक ही प्रवृत्ति के व्यक्ति, मतलब वो दोनों एक जैसे हैं। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर, कहते हैं ना कि भाई तुम सब एक जैसे ही हो। टीचर बोल देते हैं ना बच्चों को कभी कभी कि तुम सबके सब एक जैसे हो, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर, कि हम जाएंगे तो शरारत करोगे, एग्जाम आएगा तो आप पढ़ने लगोगे, एग्जाम से पहले नहीं पढ़ोगे। तो सबकी प्रवृत्ति एक जैसी होती है कि वो एग्जाम के समय ही पढ़ते हैं, लेकिन हमें सबसे अलग बनना है। हमें शुरुआत से ही किसी भी सब्जेक्ट को, किसी टॉपिक को जो हमारा कमजोर है उसको हमें स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, नंबर 13 नहीं 23। तो अभी हमने 22 कर लिए हैं। बाय लीप्स एंड बाउंड, और ये आपको याद होगा कि मैंने आपको स्नेल पेस पढ़ाया था। स्नेल पेस का मतलब होता है बहुत ही धीमी गति से, मतलब कि धीमी धीमी, मध्यम मध्यम, बहुत स्लो, वेरी स्लोली। और उस समय बताया था लीप्स एंड बाउंड्स, जिसका मतलब होता है रैपिडली, बहुत तेजी से। कोई चीज, कोई ट्रेन बहुत तेजी से चल रही है तो क्या बोलोगे, बहुत स्पीड ले, या फिर उस स्पीड से चल रही है वो, रैपिडली। ठीक है, वेरी फास्ट। कभी कभी आपने ये भी सुना होगा किसी को कहते हुए कि दिन दुनी रात चौगनी, मतलब कि मैंने इतनी मेहनत करी है, या फिर मैंने अब उसकी तरक्की देखी है कि दिन दुनी रात चौगनी तुम्हारी तरक्की हो, मतलब बहुत रैपिडली हो। अक्सर जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा आशीर्वाद दे देते हैं कि दिन दुनी रात चौगनी तुम्हारी तरक्की हो। ठीक है, जो तुम चाहते हो वो हो जाए, मतलब रैपिडली वो कहना चाह रहे हैं। अब ऐसे तो बोलेंगे कि बाय लीप्स एंड बाउंड, तो वो अपने हिसाब से चीज़ों को बोल सकते हैं, कहावतें बोल दो उसको, इडियम्स बोल दो, तो वो इस तरीके से बात करते हैं जो बिल्कुल सही भी होती है। ठीक है, बोन ऑफ कंटेंशन, तो बोन ऑफ कंटेंशन एक दूसरा जो मैंने आपको इडियम कराया था, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, जिसका मतलब था झगड़े का कारण। तो वो और ये इन दोनों का एक ही मीनिंग होता है, कॉज ऑफ क्वारलर, मतलब कि झगड़े का जो कारण होता है, जो विवाद का कारण होता है, कि भाई किस कारण से दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं, किस कारण से विवाद है, तो वो जो मेन कारण होता है ना उसको बोलते हैं बोन ऑफ कंटेंशन, या दूसरे शब्द में बोल सकते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। 25 बाय द बुक, बाय द बुक, अब इसका मीनिंग देखते हैं। इसका मीनिंग होता है, बाय द बुक का मतलब होता है स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्ट, अकॉर्डिंग टू द रूल्स, मतलब जैसा किताब में लिखा हुआ है आप उस तरीके से किसी चीज को कर रहे हो तो वो बाय द बुक होता है। जैसे लॉ की किताब में जो वकील होते हैं, जो लॉयर होते हैं, उनको क्या चाहिए कि किताब में जैसा नियम लिखा है, जो सिचुएशन है, आपको बिल्कुल उस किताब के अकॉर्डिंग ही चलना है, बाय द बुक। कि बाय द बुक मैं ये बात बोल रहा हूँ, स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द रूल्स, किताब में ऐसा लिखा हुआ है, बाय द बुक
इतना बोलने से काम चल जाएगा। बाय द बुक इस किताब के जरिए, ठीक है। क्या होगा, नियमों का पूरी तरह से पालन करना, कि जैसा मैं बोल रहा हूं तो मैं बुक का पालन कर रहा हूं, मैं कोई रूल नहीं तोड़ रहा हूं, बाय द बुक मैं चीज बोल रहा हूं, बिल्कुल पालन कर रहा हूं मैं किसी चीज का, ठीक है। चलिए, तो मुझे लगता है मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। टाइम टू रिवीजन, फिर से रिवीजन करते हैं इसका। 21 नंबर का देखो, जैसे ही आपके सामने है इसका, मैंने आपको जो उदाहरण बताया था, सिचुएशन बताई थी, चीज़ों को याद करना शुरू कर दो। जब 4 ऑप्शन आएंगे तो एक कहानी आपको नहीं मिलेगी कि ये जो कहानी सर बता रहे हैं कि कहानी लिखी हुई है कि बारिश हो रही है और ज्ञान दे फिर ज्ञान मिलेगा, नहीं। इसका मेन मतलब है दो कठिन सिचुएशन में पड़ जाना। दो कठिन सिचुएशन कैसी, जो बेकार है। बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, मतलब कि टू डिफिकल्ट सिचुएशन। आंसर बिल्कुल सही। ऐसा कुछ लिखा होगा, पकड़ लेना कि हाँ वो बिल्कुल सही है। 22 बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर, एक ही जैसे व्यक्ति, एक ही प्रवृत्ति के व्यक्ति, तुम एक जैसे हो, ठीक है। सेम, उसको कुछ भी हम, कोई भी उदाहरण हम दे सकते हैं, इसके लिए मैंने उदाहरण दिया भी है आपको, ठीक है। ठीक है। लीप्स एंड बाउंड, बहुत तेजी से। स्नेल पेस, बहुत धीरे से, ठीक है। नंबर 24 बोन ऑफ कंटेंशन, और बोन ऑफ कंटेंशन के जैसा ही है हमारा एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, जिसका मतलब होता है झगड़े का कारण। 25 बाय द बुक, एक होता है ना बाय हुक ऑन बाय क्रुक, सुना है ना, जैसे तैसे किसी भी तरीके से बस काम होना चाहिए। लेकिन यहाँ मतलब क्या है, बाय द बुक, जिसका मतलब होता है कि किताब के अकॉर्डिंग आप कोई चीज़ बोल रहे हो। तो हमने 36 मिनट्स में, मतलब बोल सकते हो आधे घंटे में, हमने 25 कर लिए हैं। और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको 60 मिनट के अंदर 50 आपको करा दूँ। वैसे तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं आपको 50 मिनट के अंदर ही 50 कराऊँ, लेकिन समझाना भी तो है, रिवीजन भी तो करा रहा हूँ बीच बीच में, तो वो भी ज़रूरी है। मेन मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको कम समय में ज़्यादा कराऊँ, नहीं। मैं आपको इतना समय लूँ, ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, इतना एवरेज टाइम लूँ जिसमें आप इसको 50 को कर लो। तो आई होप आपको 25 याद हो होंगे। तो आप चाहो तो थोड़ा सा ब्रेक ले लो, ठीक है, और रिकॉल करो, ठीक है। और इस 25 पर अगर आप पहुँच गए हो, आपको आगे जाना है 26 से 50 तक, तो सबसे पहले इसको रोक के कमेंट करो कि वीडियो आपको कैसी लगी है, पहली चीज़ तो ये। दूसरा, इस वीडियो को पॉज करके आप पहले सोचो कि मैंने आपको 5 बार रिवाइज कराया, और आप आंख बंद करके सोचो कि 25 में आप मन में से आपको कितने अभी तक याद है, जो आप ओरली किसी को बता सकते हो, आपके सामने आए तो उसका मीनिंग आप बता सकते हो। और ईमानदारी से, अगर आपको 5 याद आ रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 आ रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने भी अब इजीली लिख दो कि मुझे इतने याद आ रहे हैं सर, जो आपने बताया मुझे इजीली पता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 26 टू हैव एन एक्सटूग्रेंड, ये फिर से आ गया, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। इसका मतलब होता है स्वार्थी नेचर, मतलब सेल्फिश मोटिव। कैसे, टू हैव एन एक्सटूग्रेंड मतलब सेल्फिश मोटिव, हमारा जो स्वभाव है, किसी की प्रवृत्ति स्वार्थ प्रवृत्ति होना, कि भाई वो, कि तुम्हारा स्वार्थ छुपा है ना इस चीज में। मतलब हम अक्सर बोलते हैं कि भाई मैं इस काम को क्यों करूं, मेरा क्या स्वार्थ है, या फिर मेरा क्या फायदा है। तो जो कहता है ना कि मेरा क्या फायदा है इस काम को करने में, वो उसको अपना काम नहीं समझता है कि ये मेरा काम है मैं इसको करूं, नहीं, मेरा क्या फायदा है इस चीज में। तो वो सेल्फिश उनका मोटिव रहता है, हर चीज में अपना फायदा देखते हैं। टू हैव एन एक्स टू ग्रिड। 27 बेकर्स डजन, अब डजन तो आपने अक्सर सुना होगा कि किसी चीज को मेजरमेंट करते हैं कि भाई ठीक है, अगर हम बनाना हम केले लेने के लिए गए हैं तो डजन मतलब 12, लेकिन यहां लिखा है बेकर्स डजन। तो बेकर्स डजन का मतलब होता है जो संख्या में 13 होते हैं, मतलब एक ज्यादा, 12 नहीं 13। तो कहीं पर कोई चीज 13 रखी हुई है तो आप बोल सकते हो 13 है वो, तो बोलोगे बेकर्स डजन। मतलब जो संख्या में 13 होते हैं, जो संख्या में 12 होंगे उसको डजन बोलेंगे, लेकिन जो नंबर में 13 होते हैं उसको बोलेंगे बेकर्स डजन, जो संख्या में 13 होते हैं। इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद कर लो। 28 ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, ब्लो वन ऑन ट्रम्पेट मतलब कि अपनी प्रशंसा करना हर बार। या आपने अक्सर सुना होगा कि आप कोई बात बोलना चाहते हो, लेकिन अगला पर्सन ऐसा है जो आपकी बात सुनता ही नहीं है, सुनते ही नहीं है कोई भी, वो अपने बारे में अपनी अपनी प्रशंसा करते रहते हैं। ठीक है, हमने ये किया, हम वो कर देंगे, मैंने ये चीज हासिल कर ली। टू स्पीक प्राउडली ऑफ वन सेल्फ, या फिर हमेशा अपने बारे में बोलना। ठीक है, प्राउड है आपने ये चीज किया है, लेकिन बार बार उस चीज को बोलना दूसरे को डिसअपॉइंट भी कर सकता है, दूसरे को बुरा भी लग सकता है।
ठीक है। तो ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट का मतलब होता है कि अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा बार बार करते रहना। 29, टू बी अबाउ बोर्ड। अब टू बी अबाउ बोर्ड का मतलब होता है कि बिल्कुल कह सकते हैं कि ईमानदार पर्सन, बिल्कुल सीधा है, डाउन टू अर्थ पर्सन है वो। टू बी अबाउ बोर्ड इसका मतलब होगा इन अ लीगल एंड ऑनेस्ट वे। अबाउ बोर्ड कोई पर्सन ईमानदार है तो वो काम भी कोई करेगा वो बिल्कुल लीगल करेगा, कोई ऑनेस्ट वे में करेगा कि भाई मैं इस काम को कर रहा हूँ टू बी अबाउ बोर्ड, ये बिल्कुल लीगल तरीका है, बिल्कुल ऑनेस्ट वे है इस काम को करने का। मैं जो भी काम करता हूँ बिल्कुल अबाउ बोर्ड करता हूँ, मतलब कि बिल्कुल लीगल तरीके से, बिल्कुल ऑनेस्ट, ईमानदारी से और स्पष्ट रूप से करता हूँ। टू बी अबाउ बोर्ड। 30, टू बर्न वंस फिंगर। अपनी उंगली जला लेना नहीं, अपनी उंगली जला लेना नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब होता है टू गेट इनटू अनएक्सपेक्टेड ट्रबल, कि आप अचानक से किसी समस्या में फंस गए, लेकिन जो समस्या में फंसे हो आप अपनी अपनी किसी कारण से फंसे हो। वन बर्न वंस फिंगर, आपने गलती से अपनी उंगली को क्या कर लिया, जला लिया है। तो कैसे? अचानक परेशानी में पड़ना, वो भी अपनी वजह से, बोलते हैं ना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेना, लाइक दिस, उसी तरीका का ये है अचानक परेशानी में पड़ना, टू बर्न वंस। रिवीजन करते हैं, थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाते हैं। मैंने जैसे बोला कि 60 मिनट के अंदर आपको 50 याद हो जानी चाहिए, तो थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाते हैं। ये फिर से मैं मेरे सामने फिर से आ गया और आपके सामने फिर से आ गए। टू हैव एन एक्सट्रूगेंट जिसका मतलब है स्वार्थी, सेल्फिश मोटिव। बेकर्स डजन मतलब जो संख्या में कितने होते हैं, 13, जो 13 नंबर के होते हैं, जो संख्या में 13 होते हैं, बेकर्स डजन होता है। 28 दिया है, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, अपने बारे में ही बोलते रहना प्राउडली, अपनी प्रशंसा करना, अपने मुंह में मिट्ठू बनना। 29, टू बी अबाउ बोर्ड, ऑनेस्ट वे, ईमानदारी से, लीगल वे में कोई काम करना। और 30 दिया टू बर्न वंस फिंगर, मतलब अपने आप को किसी परेशानी में फंसे लेना, किसी अनएक्सपेक्टेड, जो आपने सोचा नहीं था, उस ट्रबल में फंस गए लेकिन वो आपके कारण ही हुआ है, या फिर किसी सिचुएशन में अचानक से पड़ जाना। 31, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ध्यान से सुनते रहो। हार्ड एंड फास्ट, हार्ड एंड फास्ट रूल होता है ये। हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है कि अब जैसे कि सपोज करो मैंने आपको 50 कराए और 50 में से 2 आपको एग्जाम में मिल गए। ये भी हो सकता है कि 50 में से 1 भी ना मिले, ऐसा भी तो हो सकता है ना। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैं आपको जो करा रहा हूँ, आपको मैंने क्या बोला, 500 तो मिनिमम याद होने ही चाहिए। और आप ऐसा सोचते हो कि 50 सर ने कराए, मैं खाली इस 50 को करके एग्जाम में चला जाऊँ और वो सब कुछ इसी में से आ जाए, नहीं। तो ये कोई हार्ड और फास्ट रूल नहीं है कि 50 में से सब कुछ आ जाएगा। तो क्या बोलेंगे, डेफिनेट रूल्स। जब कोई रूल डेफिनेट होता है तो उसको बोलेंगे हार्ड एंड फास्ट। जब कोई बोलता है ना कि अगर मैं आपको 1000 करा रहा हूँ आपको इडियम फ्रेजेस, तो आपको उसमें से जरूर मिलेगा आपको 500 में से भी, और मिलना आपको तब भी शुरू हो जाएगा कि 50 और 100 भी मैं कराऊं तो उसमें भी कभी ना कहीं आपको किसी न किसी एग्जाम में मिल जाएगा। लेकिन ये कोई हार्ड और फास्ट रूल नहीं है कि मिलेगा ही, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कठोर नियम और कानून। तो उसको हम ऐसे वे में भी बोल सकते हैं, हार्ड एंड फास्ट, कि भाई हम ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि ठीक है उनके नियम तो बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट हैं, बहुत डेफिनेट रूल हैं, बदलेंगे नहीं, मेरे रूल बहुत हार्ड एंड फास्ट है, मैंने जो नियम बनाया है तो बनाया है अपने लिए। जैसे सपोज करो आपने कोई नियम बनाया कि मैं कोई वीडियो देखता हूँ या देखती हूँ तो उस वीडियो को मैं पूरी खत्म करता हूँ या करती हूँ, तो मेरा रूल है, हार्ड एंड फास्ट रूल है, तोड़ना नहीं है। आप किसी को कोई चीज़ सिखा रहे हो, आपने कोई नियम बनाए हुए, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो। 32 नंबर, हार्ड नट टू क्रैक। अभी क्या था, हार्ड एंड फास्ट रूल, यहाँ लिखा है हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है कि ऐसा कोई चीज, ऐसा कोई सवाल, ऐसा कोई एग्जाम, ऐसा कोई काम जो करने में बहुत कठिन है। जैसे कि उसको बोलेंगे ए टास्क दैट इज डिफिकल्ट टू सॉल्व। अब सॉल्व की जगह डू भी आ सकता है कि ठीक है आईएएस का एग्जाम निकालना इतना आसान नहीं है। अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो कोई बोलेगा मेरे लिए तो बड़ा आसान है, तो अगर बड़ा आसान है तो पीस ऑफ केक है। फिर से समझो, जो काम आपके लिए आसान है वो उसको बोलेंगे पीस ऑफ केक, या फिर बोल सकते हैं केक वॉक, बड़ा आसान। लेकिन कोई चीज आपके लिए कठिन है तो वो उसको बोलोगे हार्ड नट टू क्रैक। आपके लिए क्या पता ये हो कि मैथ्स आपके लिए हार्ड नट टू क्रैक हो लेकिन किसी के लिए बहुत आसान हो, तो जिसके लिए आसान पीस ऑफ केक, जिसके लिए कठिन हार्ड नट टू क्रैक। तो हार्ड नट टू क्रैक, उसको सॉल्व करना बहुत ज्यादा कठिन है।
या करना बहुत कठिन है, कोई काम जिसे करना बहुत मुश्किल हो। नेक्स्ट हमें इडियम दिया है इन अ जिफी, इन अ फ्लैश। तो इसका मतलब होता है पलक झपकते ही, मतलब कि कोई चीज इंस्टेंट हो जाए। जैसे कि अगर आपको कोई पेमेंट करनी है, आपने कोई सामान खरीदा है, तो आप उसको इंस्टेंट कर सकते हो। कैसे? वेरी फास्ट। बस आपको स्कैन करना है और आपको पेमेंट करनी है। तो कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा स्पीड से हो रही है, वेरी फास्ट, वेरी सून, तो उसको क्या बोलेंगे? इन जिफी, पलक झपकते ही कोई काम हो जाना, उसको बोलोगे, क्या बोलोगे? इन जिफी, इन फ्लैश, कि भाई ये चीज तो बहुत ज्यादा तेज है, इन जिफी। और एक मैंने आपको तेज वाला एग्जांपल एक और बताया था, एक ईडियम भी था, लीप्स एंड बाउंड, कि कोई चीज बहुत ज्यादा तेज है, तो उससे भी तेज ये वाला ईडियम है, इन जिफी, इन फ्लैश, बिल्कुल तुरंत, पलक झपकते ही। और लेकिन बहुत तेज तो लीप्स एंड बाउंड, बहुत धीरे तो उसका ईडियम क्या था? स्नेल पेस। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ईडियम्स को याद करो, उनको बोलो। ठीक है, जो आपने पढ़ा है उसको एग्जाम्पल के थ्रू याद कर सकते हो, या फिर आप डेली लाइफ में भी इसको बोल के देखो। ठीक है, चाहे दूसरों को समझ में नहीं भी आ रहा, लेकिन आपने तो याद किया है ना, अब उसको बोलो। ठीक है, ये ईडियम आपके ईडियम तब बनेंगे जब आप इसको अच्छी तरीके से समझोगे, लिखोगे, रिपीट करोगे, बार बार, रिवाइज, रिपीट, रिवाइज, बार बार रिपीट करो, रिवाइज करो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है ना, ब्रॉड डे लाइट। ब्रॉड डे लाइट का मतलब होता है कि दिन दहाड़े, इन अ डे लाइट। जैसे अक्सर कहते हैं कि भाई ठीक है, वहां पर चोरी हो गई, वो दिन में ही, मतलब कोई भी काम ऐसा जो बिल्कुल आपको इन अ क्लियर डे लाइट व्हेन इट इज इजी टू सी, आप इसको इजिली देख सकते हैं ना। ब्रॉड डे लाइट मतलब कि दिन दहाड़े इसको बोल सकते हैं, मतलब जो क्लियरली आप इजिली इसको देख सकते हो। इन ब्रॉड डे लाइट, इन क्लियर लाइट ऑफ डे व्हेन इट इज इजी टू सी, इसको इजिली देख सकते थे। ब्रॉड डे लाइट मतलब कहीं ना कहीं ऐसा एग्जाम्पल दिया होगा जिसमें कहीं ना कहीं क्या होगा? क्लियर शब्द दिया होगा, वो आपका आंसर होगा। लाइट कहीं पर दिया होगा। अब ऐसा नहीं है सनलाइट लिखा है तो उसका मतलब है नहीं, सिचुएशन देखना। ठीक है, दिन दहाड़। 35, राइज लाएगा फिनिक्स। अब फिनिक्स जो है वो एक पक्षी है, इसकी एक स्टोरी है कि वो, ऐसा कहते हैं कि 500 साल वो एक अमर पक्षी है ये, और ये 500 साल में खुद को आग लगा लेता है, और जो उसकी राख होती है उससे वो अपना जन्म फिर से ले लेता है। तो उससे फिर ये यहाँ पर एक इडियम बना है कि आपको, अगर आप किसी सिचुएशन से उभर गए हो, राइज लाइक ए फिनिक्स, कि आप उस पक्षी की तरह फिर से उभर कर आओ, एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। बिकम सक्सेसफुल अगेन आफ्टर डिफीट। अगर आप किसी चीज से हार मान गए हो, आप बिल्कुल थक गए हो उस चीज को करते हुए, तो आपको फिर से सोचना है, समझना है क्या गलती करी है, उसको सीख के फिर से शुरुआत करनी है। तो एक नई शुरुआत किसकी तरह? राइज लाइक ए फेनिक्स। वो पक्षी मर जाता है, मतलब 500, कैसे तो वो अमर पक्षी है, लेकिन कैसे बोल सकते हैं 500 साल में वो खुद को आग लगा लेता है और फिर से जन्म ले लेता है उस राख से, मतलब इसलिए अमर है वो। तो आपको भी अपनी गलतियों से सीखना है, उसको वहीं छोड़ के एक नया जन्म, मतलब कह सकते हैं एक नई शुरुआत करनी है। तो उसको बोलेंगे नष्ट असफल होने के बाद फिर से उठ खड़ा होना, राइज लाइक ए फिनिक्स। आई होप आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है, डेली लाइफ में भी, अपनी जिंदगी के लिए भी ये इडियम काफी इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम के लिए तो है ही। टाइम टू रिवीजन। हार्ड एंड फास्ट, डेफिनेट रूल्स। इसका मतलब क्या है? डेफिनेट रूल्स। हार्ड नट टू क्रैक, डिफिकल्ट टास्क टू डू, ऐसा काम करना या फिर ऐसा कोई चीज जो बहुत ज्यादा क्या है, कठिन है, जिसको आप नहीं कर सकते, उसको बोल सकते हैं हार्ड नट टू क्रैक। 33, इन जिफी न फ्लैश, मतलब कि इंस्टेंट, पलक झपकते ही कोई काम कर देना, कोई चीज हो जाना। ब्रॉड डे लाइट का मतलब होता है दिन दहाड़े। और 35 में दिया है राइज लाइक ए फिनिक्स, जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा स्पीड को मैंने बढ़ाया है ताकि आप इजिली, हम 60 मिनट्स के अंदर इसको इजिली कर पाए। मैडन स्पीच। मैडन स्पीच का मतलब होता है कि आपका प्रथम स्पीच, मतलब आपका ऐसा भाषण, स्पीच, जैसे कि आपने कभी भी स्टेज परफॉर्म नहीं किया, आपने किसी 4 लोगों में कभी भी कोई स्पीच नहीं बोली है, और आप पहली बार कोई स्पीच देने जा रहे हो, उसको बोलेंगे मैडन स्पीच। मतलब आपका प्रथम भाषण। भाषण तो सुना है ना आपने, जैसे भाई नेता आए, उन्होंने अपनी स्पीच दी, उन्होंने बहुत स्पीच दी हुई है, लेकिन आप बोलते हो कि भाई मैंने कभी इस तरीके से स्पीच नहीं दी जैसे वो सबके सामने बोल रहे। लेकिन कभी आपका मौका आ गया कि ठीक है, आपको किसी ने कहा बोलो जरा सबके सामने, तो जो आप पहली स्पीच जो दोगे ना,
जिंदगी की उसको बोलेंगे मैडन स्पीच, प्रथम भाषण, पहला भाषण उसको बोलेंगे मैडन स्पीच। 37 मैन ऑफ लेटर्स। अब इस मैन ऑफ लेटर्स से मुझे एक पिछला इडियम याद आ रहा है जो मैंने आपको समझाया इस पूरे सेशन में, मैन ऑफ स्ट्रॉ। मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब सोचो और कमेंट सेक्शन में लिखो जरा मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब क्या है। देखता हूं कितने बच्चों को वो अभी तक याद है जो मैंने आपको अभी बताया। यहां पर मैन ऑफ लेटर्स का मतलब है कि जो पर्सन बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, स्कॉलर पर्सन है, मतलब जो विद्वान है उसको बोल सकते हैं मैन ऑफ लेटर्स। जो ज्ञानी है, जो पंडित है, जो विख्यात है, जो राइटर है, जिसने बहुत पढ़ा है, मैन ऑफ लेटर्स। तो लेटर्स से इसको इजीली समझ पाओ ऐसे कि लेटर मतलब पत्र लिखना, लिखना मतलब जिसको बहुत ज्यादा ज्ञान है, तो मैन ऑफ लेटर्स। 38 मैन ऑफ वंस वर्ड। अब देखो मैन वाले कई सारे आ गए, मैन ऑफ स्ट्रो, मैन ऑफ लेटर्स, मैन ऑफ वंस वर्ड, मतलब कि ऐसा इंसान जो अपनी बात को रखता है, जो बात कह दी उसको करना है। तो अपने शब्दों पर अटल रहना, अपनी बात को सत्य साबित करना, सत्य साबित करना तो नहीं लेकिन अपनी बात पर अड़े रहना। आपने कहा कि ठीक है मैं जो है इस वीडियो को पूरा देखूंगा, आपने प्रण लिया, फिर कोई चीज आपने जो अपने आप से कही कि मैं ये करूंगा, प्रॉमिस किया, तो अपने प्रॉमिस को निभाना बोल सकते हैं मैन ऑफ वंस वर्ड। समझ में आया? ट्रू टू वंस प्रॉमिस, अपने वादे को पूरा करना है। अक्सर कहते हैं कि नेता जो होते हैं वो जो प्रॉमिस करते हैं वो प्रॉमिस पूरा नहीं करते, लेकिन ऐसा कोई नेता जो कहता है वो करता है, तो वो क्या है? मैन ऑफ वंस वर्ड है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वादे या बात का पक्का। ठीक है। 39 मूव हेवन एंड अर्थ। मूव हेवन एंड अर्थ, आपने आकाश पाताल एक कर दिया है जब आपका फोन खो गया। सिचुएशन समझो, आपका फोन आपके लिए बहुत जरूरी है, उसके बिना आप नहीं रह सकते हो, लेकिन अचानक से आपको पता चला कि वो कहीं खो गया। आप कहीं बाहर गए थे कोई सामान लेने और आप घर पर आए, आपने देखा कि वो जेब में है ही नहीं। तो आप उसको पूरा ढूंढोगे, जहां जहां आप गए हो आप पूरा उसको क्या कर दोगे? आप आकाश पाताल एक कर दोगे। मूव हेवन एंड अर्थ, टू डू एवरीथिंग पॉसिबल, जो भी हो सकता है आप उसको करोगे। और आपको पता चला कि वो फोन जो है वो तो आपके इधर, आप टेबल पे उसको छोड़ के चले गए। मतलब ऐसा आप समझो, लेकिन आपके लिए जो कीमती चीज है अगर वो खो जाएगी, आप उसको ढूंढोगे ना, या फिर किसी काम को करने में आपने आकाश पाताल एक कर दिया उसको ढूंढने में, तो टू डू एवरीथिंग पॉसिबल, मैंने सब कुछ करके देख लिया, अब नहीं मुझसे हो रहा है। ठीक है। 40 इन द निक ऑफ द टाइम। इन द निक ऑफ द टाइम, अब टाइम से मुझे एक इडियम याद आया जो मैंने आपको आज ही पढ़ा है, अराउंड द क्लॉक। तो देखो जो जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कमेंट सेक्शन में इंटरेक्शन करना, कमेंट सेक्शन में लिखना। ठीक है, चलो आपको वीडियो नहीं पसंद आ रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तब भी लिखना। ठीक है कि सर थोड़ा स्पीड में पढ़ाया आपने, थोड़ा स्लो पढ़ाया, उन सब के सिचुएशन के मैंने इडियम फिर भी पढ़ा दिए। ठीक है, आपको वीडियो समझ में आ रही है, कुछ समझ में आया कि हाँ आपने जो समझाया मैं समझ में आया, तो कमेंट सेक्शन में वो भी लिख सकते हो। किसी ईडियम का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा वो भी लिख सकते हो। किसी नई वीडियो के लिए जो आपको चाहिए उसके बारे में लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा सा कमेंट, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। उन कमेंट्स को देख के मैं और वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बनाऊँ। अक्सर ये होता है कि मैं इनएक्टिव हो जाता हूँ चैनल पे, लेकिन धीरे धीरे वीडियोस आपको प्रोवाइड की जाएंगी। इन द निक ऑफ द टाइम का मतलब होता है बिल्कुल अंतिम समय में, एट द लास्ट मोमेंट। होता है ना ऐसा कि कोई फॉर्म निकला है तो आप बिल्कुल उसको उसी दिन भर रहे हो जिस दिन उसकी लास्ट डेट है, उसी दिन भर रहे हो जिस दिन उसकी लास्ट डेट है। लास्ट मोमेंट में कोई काम करना, एट द लास्ट मोमेंट। तो इन द निक ऑफ द टाइम का मतलब होता है कि आप किसी काम को बिल्कुल एंड में कर रहे हो, बिल्कुल लास्ट में कर रहे हो उसको, बिल्कुल निक ऑफ द टाइम में, तो उसको बोलेंगे इन द निक ऑफ द टाइम, अंतिम क्षण में कोई काम करना। इसका मतलब ये होता है। अब जो चार ऑप्शन मिलेंगे उसमें कोई भी स्टेटमेंट लिखी होगी जो आपको आंसर ढूंढना है, तो उसमें आप समझना पहले। ऐसा नहीं है कि मैंने कहा अंतिम क्षण में, कोई सिचुएशन ऐसी बनाई होगी जिसका मतलब होगा लास्ट मोमेंट में, तो वो आंसर उसका वो होगा। चलिए टाइम टू रिवीजन, थोड़ा सा जल्दी से पढ़ते हैं। मैडन स्पीच, जिसका मतलब होता है प्रथम भाषण, मैडन स्पीच। मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है जो एरोडाइट पर्सन होता है, जो स्कॉलर होता है, जो विद्वान होता है। मैन ऑफ वंस वर्ड का मतलब अपनी बात को रखना, अपने वादे को पूरा करना, ट्रू टू वंस प्रॉमिस। मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब होता है कि टू डू एवरीथिंग पॉसिबल, आपने सब कुछ करके देख लिया। इन द निक ऑफ द टाइम का मतलब होता है
अंतिम समय में। अब देखो कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ईडियम के कई सारे मीनिंग है, या एक जैसे बहुत सारे मीनिंग है। जैसे मैंने कहा एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, जिसका मतलब होता है झगड़े का कारण, तो उसके जैसा एक और भी है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी है कि दो तीन ईडियम है जिनका मतलब एक ही है, तो वो हम धीरे धीरे डिस्कस कर लेंगे। तो 40 हमने कर लिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने कोशिश की आपको अच्छे से बता दूं। 41 नॉट बैट एन आई लीड, इसका मतलब होता है कि आपने पलक नहीं झपकाई है, पलक आंखों के ऊपर, पलक, आई लीड। टू शो नो साइन ऑफ सरप्राइज, मतलब कि ऐसी सिचुएशन, भाई साधु संत हैं, उनको ना तो खुशी होती है ना दुख होता है, वो एक जैसे बने होते हैं। टू शो नो साइन ऑफ सरप्राइज उसको बोलेंगे टू नॉट बैट एन आईलिड, कोई प्रतिक्रिया नहीं देना। जैसे सपोज करो कोई स्टूडेंट है और वो, उसको आपने अचानक से बताया कि भाई तुम सिलेक्ट हो गए, और उसने कहा ठीक है, उसने कुछ करा ही नहीं, प्रतिक्रिया नहीं दी कुछ उसने, तो नॉट बैट एन आई लीड। सिचुएशन को समझो, चार ऑप्शन में इस तरह की प्रतिक्रिया कहीं पे दी होगी कि जिसमें लिखा होगा कि नो साइन, टू शो नो साइन ऑफ सरप्राइज, इस तरह का कुछ होगा, तो आंसर उसका वो होगा। ऐसा नहीं कि जो मैंने इसमें अर्थ लिखा है बिल्कुल एग्जैक्ट आपको वही मिलेगा, नहीं, आपको थोड़ा सा पढ़ के थोड़ा देखना पड़ेगा उसको। ठीक है, 42 वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है कि बहुत रेयरली। जैसे कि कोई भी चीज, जैसे किसी ने कहा कि भाई मैं मूवी देखने कभी नहीं जाता, वंस इन अ ब्लू मून मतलब कि रेयरली, कभी साल में एक बार कोई काम करना। ठीक है, ओकेशनली, वेरी रेयरली कोई भी काम करना कि भाई ठीक है मैं इस काम को करता हूँ बहुत रेयरली। वंस इन अ ब्लू मून, कभी कर लिया कभी नहीं, 2 साल में एक बार, या फिर हम नानी के यहाँ, फिर हम किसी दोस्त के यहाँ, किसी कहीं पे मुझे जाना है तो ओकेशनली, वेरी रेयरली। तो वंस इन अ ब्लू मून, रेयरली किसी काम को करना। ईद का चांद हो जाना, ये भी तो यही है ना भाई, किसी काम को करना, या किसी कोई हमें बहुत दिनों बाद दिख रहा है, वंस इन अ ब्लू मून। भाई जैसे कोई किसी को आपने देखा 3 साल बाद, अगले 3 साल बाद फिर से, तो ईद का चांद मतलब होता है कि बहुत मुश्किल से साल में एक बार। इसी तरीके से इसको बोलते हैं, वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है ईद का चांद हो जाना, या फिर किसी काम को रेयरली। 43 ऑलिव ब्रांच, ऑलिव ब्रांच का मतलब होता है शांति, शांति का प्रतीक, ए सिंबल ऑफ पीस। ठीक है, ए सिंबल ऑफ पीस, शांति की अपील करना, उसको ऑलिव ब्रांच बोलेंगे। 44 ये अच्छा है काफी, इसको अच्छे से समझाएंगे। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, काफी अच्छा है कि आसमान से टपकना और खजूर के पेड़ में लटक जाना। एक उदाहरण है ये, हिंदी में बोलते भी हैं, मतलब आसमान से टपका खजूर में, मतलब जो खजूर का पेड़ होता है, जो नारियल का पेड़ होता है, वो ऊपर जो है बहुत ज्यादा ऊंचा होता है वो। तो इसका मतलब ये होता है कि आप एक सिचुएशन से जो बहुत ज्यादा बुरी थी आपके लिए, आप उसमें से निकले और तुरंत किसी दूसरी बेकार सिचुएशन में चले गए। मतलब कैसे कि मूव फ्रॉम अ बैड और डेंजरस सिचुएशन इनटू वन दैट इज इवन वर्स। मतलब कैसे एक समस्या से निकलकर किसी दूसरी समस्या में जाना, कि मैं अभी तो मैं इस चीज से उबरा ही नहीं था कि मेरे साथ दूसरी समस्या मेरे साथ आ गई। ठीक है, एक मैंने आपको बताया था कि दो कठिन समस्या के बीच में रहना है। ठीक है, वो भी एक उदाहरण था। यहाँ पर क्या है कि एक सिचुएशन से निकलकर दूसरी में चले जाना, पहली खत्म हो गई लेकिन दूसरी आ गई एकदम से, जो उससे भी खतरनाक थी सिचुएशन, तो उसको बोलेंगे आउट ऑफ द फ्राई पैन इनटू द फायर। ठीक है, 45 पिक होल्स इन अनदर्स कोट, पिक होल्स इन अनदर्स कोट का मतलब होता है कि दूसरे में गलती निकालना, कि दूसरे का कोट को तो आप देख रहे हो कि ठीक है, दूसरे को तो देख रहे हो कि उसमें क्या गलतियां हैं। टू फाइंड फॉल्ट्स इन अदर्स, दूसरों में कमियां निकालना, इसको बोलते हैं दूसरों में खोट निकालना, लेकिन अपनी गलतियां कोई नहीं देखता। तो पिक होल्स इन अनदर्स कोट का मतलब होता है कि दूसरों में कमियां निकालना। रिवाइज कर लेते हैं एक बार। नॉट बैड एंड आईलीड का मतलब होता है कोई प्रतिक्रिया ना देना, टू शो नो साइन ऑफ सरप्राइज। वंस इन अ ब्लू मून मतलब रेयरली। ऑलिव ब्रांच का मतलब शांति निवेदन। ठीक है, 44 का मतलब होगा आउट ऑफ द फ्राई पैन इनटू द फायर, मतलब एक सिचुएशन से निकलकर दूसरी सिचुएशन में चले जाना। 45 पिक होल्स इन अनदर्स कोट का मतलब होता है कि दूसरे में कमियां निकालना। आई होप 45 आपको याद हो गया। अब हम अंत पर हैं, चल। प्रोज एंड कॉन्स, इसका मतलब होता है भाई हर किसी के फायदे नुकसान तो होते हैं ना। अगर आपने मोबाइल
लिया है नया मोबाइल, उसके फ़ायदे भी हैं, उसके नुकसान भी हैं। फ़ायदे हैं, आप कुछ भी, कोई भी चीज़, आप कोई पढ़ाई है आप उसको इजीली पढ़ सकते हो, कोई वीडियो देख सकते हो आप इजीली इजीली, सब कुछ आपके फ़ोन में है। लेकिन फ़ोन जो है वो डिस्ट्रक्शन भी तो है ना, तो हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान तो है ना। विज्ञान आपके लिए हेल्पफुल है, या फिर आपके लिए एक, पहले बहुत एक निबंध लिखवाते थे ना, एक ऐसे, ठीक है, बताओ जरा, विज्ञान आपके लिए ज़रूरी है, आपके लिए अभिशाप है, ठीक है। उसी तरीके से प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है कि इसके फायदे नुकसान बताओ जरा, तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, भला बुरा पक्ष। 47, पेंडोरास बॉक्स। पेंडोरास बॉक्स का मतलब होता है समस्याओं का पिटारा। कोई चीज ऐसी, ए प्रोलिफिक सोर्स ऑफ ट्रबल्स, मतलब कि एक ऐसा बॉक्स, जैसे कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे थे और आपने अचानक से आपका मन बनाया कि मुझे आईएएस की तैयारी करना है, तो आप जब आईएएस की तैयारी आपने सोचा और फिर आपने उसका सिलेबस देखा, तो आपने देखा भी पेंडोरास बॉक्स, आईएएस की तैयारी करना, पेंडोरास बॉक्स मतलब कि हार्ड नट टू क्रैक है। एक ईडियम बताया था ना, हार्ड नट टू क्रैक, बहुत कठिन है। और पेंडोरास बॉक्स, आपको उसमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। आप ट्रबल, ए प्रोलिफिक सोर्स ऑफ ट्रबल, ऐसा ऐसा बॉक्स है जिसमें कठिनाई है, जिसमें मुसीबतों का वो भंडार है। 48, टू राइज टू द ओकेशन। टू राइज टू द ओकेशन का मतलब होता है टू शो दैट यू कैन डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन सक्सेसफुली। किसी को दिखाना, किसी को बोलना कि हाँ मैं डील कर सकता हूँ सिचुएशन से। टू राइज टू द ओकेशन, आप उसको बता रहे, टू शो दैट यू कैन डील विद द डिफिकल्ट सिचुएशन सक्सेसफुली। जैसे आप अपने पेरेंट्स को बोल सकते हो कि मैं इस चीज से उभर सकता हूँ, मैं राइज लाइक ए फिनिक्स, मैं उभर सकता हूँ, मैं इससे डील कर सकता हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, ठीक है। ऐसी कभी बात बोलना। टू राइज टू द ओकेशन मतलब अपने आप को साबित करना, खुद को योग्य साबित करना। 49, टू रीड बिटवीन द लाइन्स। इसका मतलब होता है कि कोई हिडन मीनिंग ढूंढना किसी चीज का। टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, किताब के बीच में से कुछ ढूंढ देना। टू रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब आप कोई चीज, छिपा अर्थ आपने निकाल लिया, कोई पहेली का मतलब आपने समझ लिया, उसको बोलेंगे टू रीड बिटवीन द लाइन्स। चलिए, तो 50 पर हम पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा ही समय ज़्यादा हुआ है, लेकिन हमने 1 घंटे के अंदर इसको 60 मिनट में 50 कर लिए हैं। रेनी डे, अगर आप इसमें 50 तक पहुंच गए हो, तो रेनी डे का मतलब होता है ज़रूरत या फिर दुख का समय। लेकिन ये आपका दुख का समय नहीं, ये आपका खुश होने का समय है, कि जो आपको 500 इडियम याद करने हैं, जो आपने एम बनाया, आपके 50 की आपने शुरुआत कर दी है। इस तरह की 10 वीडियो देख लो, 500 आपको याद हो जाएगा, ठीक है। मैं और वीडियोस बनाऊंगा। ए टाइम व्हेन मनी माइट अनएक्सपेक्टेडली बी नीडेड, मतलब ऐसा समय जब आपको ज़रूरत होगी पैसे की। जैसे कि मंथ का एंडिंग जो डे होते हैं, जैसे कि आपकी सैलरी जो है वो ख़त्म हो गई टाइम से पहले ही, 25 तारीख को ख़त्म होगी सैलरी, आपकी 1 तारीख को होगी, तो वो 5 दिन, या फिर कोई भी ऐसा समय पूरे साल का, एक ऐसा महीना, ऐसा टाइम जिसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी पैसों की, ठीक है, तो वो रेनी डे होते हैं, आपके ज़रूरत के दिन, रेनी डे, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई है। ओके, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। प्रोज एंड कॉन्स मतलब फ़ायदे नुकसान। पेंडोरास बॉक्स मतलब समस्याओं का पिटारा। टू राइज टू द ओकेशन मतलब होता है अपने आप को शो करना कि आप कैपेबल हो डील विद डिफिकल्ट सिचुएशन। टू रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है कि आप कोई आपने हिडन मीनिंग आपने ढूंढ लिया है। और 50 था रेनी डे, जिसका मतलब होता है ज़रूरत के दिन, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। तो आप इस वीडियो, अगर आप अंत तक पहुंच गए हो, तो आप एक अच्छा सा कमेंट करो कि आपको वीडियो कैसी लगी। और 50 ईमानदारी से बताना वीडियो पोस्ट करके, और फिर आप थोड़ा रिकॉल करना कि हाँ आपको कितने याद हैं आपको, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। और मुझे आप सोशल मीडिया पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, या इसी नाम से, ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम का भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम में मैं आप इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। एक फेसबुक पेज है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आएगा। धन्यवाद।